गैमीटोजेनेसिस। ओके, तो भाई हमारा टॉपिक आज गैमीटोजेनेसिस। जैसा नाम से पता चल रहा है, गैमीटो यानी कि आपका गैमीट फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या बनेगा, गैमीट बनेंगे। ठीक है, अब गैमीट जब बनेगा तो फिर दो तरीके से हम इसको देखते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें होगा, मेल में होगा। किसमें, मेल के अंदर। और इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमीट। oogenesis किसमें होगा बेटा, फीमेल में होगा। और यहां होगा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। अब जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट को हम बोलेंगे स्पर्म। क्या बोलेंगे, स्पर्म। और जो फीमेल गैमीट है उसको बोलेंगे ओवा और एग। हाँ भाई बेटा, समझ आया टॉपिक क्या है हमारा, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इससे पहले हमें एक और चीज का पता होना चाहिए वो क्या है कि जो गैमेटोजेनेसिस है, ठीक है ना, वो उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, दो तरीके से। पहला होता है, एक होता है सीजनल ब्रीडर्स। क्या होता है, सीजनल ब्रीडर्स। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है ना, तो एक तो क्या है, सीजनल ब्रीडर्स है, सीजनल ब्रीडर्स है। और सीजनल ब्रीडर्स में क्या होता है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास बैट्स, लामाज। तो यहाँ क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जो आपका गैमेटोजेनेसिस हो रही है या स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है ना, ये कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है। हाँ बेटा, अभी क्लास ले रहा हूँ उसके बाद। ठीक, अभी मैं बाहर चला गया। हाँ भाई, बैट्स, लामाज एग्जांपल है। इसमें सीजनल ब्रीडर्स में क्या होगा, जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस डिसेंड्स इन स्क्रोटम एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग, एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के टाइम पर जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में डिसेंड यानी कि नीचे की तरफ आते हैं। बाकी टाइम क्या होता है, एट द ऑफ सीजन दे असेंड, ठीक है ना, इन एब्डोमिनल कैविटी। तो ऑफ सीजन में क्या होगा, ऑफ सीजन में क्या होगा भाई, दे असेंड यानी कि ऊपर की तरफ चले जाना। ठीक है, असेंड इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। और जो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर है, जो आपके क्या है, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। इन दोनों में अंतर क्या है बेटा, इन दोनों में अंतर है, सीजनल ब्रीडर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, और जो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर हैं वो क्या करते हैं, पूरे साल उनकी ब्रीडिंग चलती रहती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जैसे आपका ह्यूमन है, ठीक है, टेस्टिस इज ऑलवेज इन स्क्रोटम इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। अब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है भाई, ये हम पढ़ चुके थे जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी यानी कि एब्डोमेन में क्यों नहीं है, तो वहां पर आप लोगों को बताया था क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वी नीड 2 डिग्री टेम्परेचर बिलो द बॉडी। ठीक है ना, आपकी जो बॉडी है उससे 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए।
इसलिए क्या है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस हमेशा पाए जाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, जैसे वेल है, ठीक है, वेल है, एलिफेंट्स हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल, इंट्रा एब्डोमिनल। तो यहां हमने सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर अभी देखे। तो अब हम देखते हैं पहला स्टेप हमारा जो ह्यूमन मेल्स के अंदर है। ह्यूमन मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। क्लियर है? जो हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहां हमने देखा था कि टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। और उन टेस्टिस के अंदर हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो वहां पर अगर आपको ध्यान हो, इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर बनाई थी। यहाँ फिर इसकी एक इंटरनल लेयर बनाई थी जो इस तरीके से थी। इस तरीके से अंदर की साइड क्या थी, प्रोजेक्शंस निकल रही थी। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ कोइल्ड स्ट्रक्चर्स थी। ये क्या थी? कुछ कोइल्ड स्ट्रक्चर थी। और इस प्रकार से फिर ये यहाँ पर एक नेटवर्क बन रहा था चारों तरफ से। और फिर नेटवर्क बनने के बाद इस प्रकार से कुछ डक्ट निकल रही थी। और यहाँ पर फिर इस प्रकार से चीजें देखी थी, ठीक है ना। तो यहाँ हमने ये देखा था कि टेस्टिस के अंदर एक जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है उसे हमने सेमिनिफेरस टिब्यूल बोला था। सेमिनिफेरस टिब्यूल बोला था। अब ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल था, इसका भी डायग्राम हमने बनाया था। अगर आपको याद हो, अगर इसका सेक्शन हम देखते हैं तो इस प्रकार से एक डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया था। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि क्या है, ये जर्म सेल्स हैं। और साथ में यहाँ पर क्या है, सर्टोली सेल्स हैं। साथ में क्या है, सर्टोली सेल्स हैं। ध्यान आ रहा है बेटा कुछ? हाँ, ठीक है। ये हमारे सर्टोली सेल और ये हमारे जर्म सेल हैं, जर्म सेल। और यहाँ पर सर्टोली सेल्स। और यहाँ पर हमने बनाए थे, कौन से सेल थे बेटा? लेडिंग सेल्स, LEYDIG, लेडिंग सेल्स। क्लियर है? यहाँ डायग्राम आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा था कि आपका स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मेल गेमेटोफाइट है वो किस तरीके से बनता है, कहाँ होगा स्पर्म फॉर्मेशन, कहाँ होगा। सबसे पहले तो हम अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये टेस्टिस में, और टेस्टिस में कहाँ पर, सेमिनिफेरस टिब्यूल में। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल की हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ हम जर्म सेल देखते हैं। क्या देखते हैं? जर्म सेल। और जर्म सेल से हम देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्लियर है? कैसे बनता है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, यहां पर भाई हमारे पास क्या है, ये हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल की वाल है ये, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं, अब हम मानते हैं कि यहाँ ये एक सेल है, ठीक है। इसको हमने बोला जर्म सेल। क्या बोल दिया बेटा? जर्म सेल बोल दिया। क्लियर है? अब इसके जो फेज होंगे, ठीक है ना, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो जर्म सेल है वो किस में डेवलप होता है, ठीक है। वो बनाता है स्पर्मेटोगोनियम। क्या बनाता है? स्पर्मेटोगोनियम। अब यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनियम बनाता है, ये यहाँ पर बनता है स्पर्मेटोगोनियम। समझ आई? अब स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगा कि डिवाइड होगा, स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होगा, माइटोटिकली डिवाइड होगा, माइटोटिकली। यानी कि ये 2n स्ट्रक्चर है और ये भी स्ट्रक्चर 2n ही है, आपका डिप्लॉयड है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर फिर से हम क्या देखते हैं,
कि 2n स्ट्रक्चर ही है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है बेटा, समझ आई। ये एक तो होता है ए टाइप और एक होता है बी टाइप। ध्यान दें, जो ए टाइप है ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूस मोर स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। और जो बी टाइप है, अब बी टाइप क्या करेगा, ग्रो करेगा। क्या करेगा, ग्रो। ठीक है, ये ग्रोथ कहां से लेगा, ये ग्रोथ लेगा जो इस प्रकार से यहां पर क्या थे, सर्टोली सेल थे। ठीक है ना, सर्टोली सेल का काम ही क्या है, न्यूरिशमेंट का काम है। एंड इट एनलार्जेस इट्स साइज। अब ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, साइज इसका बड़ा हो रहा है, और ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने ग्रो किया, ग्रो करने के बाद फिर अब यहां पर क्या होता है, ये डिवाइड करता है, ये डिवीजन होती है, और इसके बाद क्या होगा, एक और एक दो। ठीक है, ये मियोसिस हुई, यहां क्या हुई, मियोसिस हुई। और मियोसिस होने के बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दो सेल बन गए, ये भी सिंगल एन है और ये भी क्या है बेटा, सिंगल एन है। क्लियर है। अब मियोसिस 1 हुई और उसके बाद होगी मियोसिस 2। As you know that meiosis 1 is the reductional division, that's why the number of chromosome get reduced to half, and second meiotic division is equational division। अब यहां पर क्रोमोसोम नंबर 46, टोटल पेयर कितने थे, 23 थे। अब यहां पर क्या हो गया, हैप्लोइड हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर यहां अगर 46 है तो यहां 23 और 23 हो गए, 23 और 23। अब यहां से मियोसिस 2 हो रही है, क्या हो रही है, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 कैसी है, माइटोसिस के बराबर ही होती है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो बराबर ही रहेंगे, वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी कि आपके पास अब 4 क्या बने, न्यू सेल्स बने आपके। ठीक है, 4 सेल बन गए आपके। अब ये जो सेल्स हैं इसको आप बोल सकते हो कि भाई ये स्पर्माटिड। ठीक है, स्पर्माटिड एक हम स्पर्माटिड को ये भी बोल सकते हैं कि स्पर्माटिड क्या होता है, व्हेन द स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना, और स्पर्मेटोजोआ इज डिपेंड ऑन सर्टोली सेल, इट्स हेड इज एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज स्पर्माटिड। जो स्पर्म बन गया है लेकिन वो न्यूरिशमेंट ले रहा है अभी भी, किससे, सर्टोली सेल से न्यूरिशमेंट ले रहा है, तो वो स्पर्माटिड है। अब ये जो स्पर्माटिड है ये क्या करते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से ये स्पर्मेटोजोआ बन गए, स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म बने। क्या बने, स्पर्म बने। फिर से समझो बेटा, हमारे पास क्या है, जर्म सेल है, जर्म सेल ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसने बनाया आपका स्पर्मेटोगोनियम, ये 2n था, ये भी 2n है, समझ आई बात। ये 2n था, उसके बाद माइटोटिकली डिवाइड हुआ। जब ये डिवीजन करता है और एक से ज्यादा बनाता है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज। एक फेज हो गया हमारे पास। उसके बाद यहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये क्या करता है, ग्रो करता है, न्यूरिशमेंट लेता है, किससे, सर्टोली सेल से। किससे लेता है, सर्टोली सेल से। यह जब इसका साइज जब एनलार्ज होता है, ग्रो करता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोथ फेज बोलते हैं। अब ये ग्रोथ फेज हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां पर मियोसिस हो रही है, रिडक्शनल डिवीजन हो रही है। रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद हमारे पास 2 सेल आते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब क्या करेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाएंगे। और ये जो आपका फेज है ये मैच्योरेटिव फेज है, मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज। ये हमने एक फ्लो चार्ट देखा, ठीक है ना,
इसके अलावा हम एक और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास क्या है बेटा, ये हम मान लेते हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्म सेल है। क्या है, जर्म सेल है। ये हमारे जर्म सेल है। क्लियर है। जर्म सेल के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इस प्रकार से हम देखते हैं, यहां पर भी ऐसे ऐसे सेल्स हैं, ठीक है, जो हम देख रहे हैं। और यहां कुछ इस प्रकार से सेल्स हैं जिसको हम बोल रहे हैं सर्टोली सेल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जर्म सेल से हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोसाइट है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर सेल हैं, तो यहाँ पर कुछ सेल इस प्रकार से भी हैं जो इंटरस्टिशियल सेल्स हमने बोले थे, इसको हम लेडिंग सेल्स बोल सकते हैं, लेडिंग सेल्स बोल सकते हैं। ये जो सेल है ये हमारा सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल है। अब यहाँ पर फिर से कोई सर्टोली सेल है। अब जब आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आया है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो ये आपका सर्टोली सेल है, यहां पर इस तरीके से हम देखते हैं कि आपका ये जो कंडीशन है बेटा, ये जो कंडीशन है, व्हेन दिस स्पर्म इज डिपेंडेंट ऑन सर्टोली सेल फॉर देयर न्यूरिशमेंट, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटेड, स्पर्मेटेड। और फिर हम क्या देखते हैं कि अब आपका क्या हो गया, स्पर्म क्या हो गया, रिलीज हो गया, स्पर्म रिलीज हो गया, कहां से, स्पर्मेटेड से। तो ये बन गया आपका स्पर्म। समझ आ रही है चीजें। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस भी आएंगी इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे पहली डेफिनेशन हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम germ cell in seminiferous tubule, seminiferous tubule। क्लियर हुई बात। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम क्या लिख रहे हैं बेटा, कि स्पर्म बन गया है। एक होगी ये, जो अभी तीनों डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, ये मतलब बड़ी कंफ्यूजन है इनके अंदर, ठीक है ना, लेकिन आपने समझनी है। अब हमारे पास दूसरी चीज क्या है, दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें हम क्या बोलेंगे, व्हेन स्पर्म इज रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल। स्पर्म क्या करता है, सर्टोली सेल से अलग होता है। स्पर्म इज रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल। अब है स्पर्मिएशन। क्या है, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या है बेटा, स्पर्मिएशन में हम देखेंगे कि आपका जो स्पर्म है, इट रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने बनाया था उससे रिलीज हो रहा है। एग्जिट ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कैसे अलग होगा, रेटिटेस्टिस में जाएगा, वासा इफरेंसिया, उसके बाद फिर वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और फिर वासा डिफरेंसिया। और इस तरीके से समाइनल प्लाज्मा के साथ क्या करेगा, बाहर निकलेगा। समाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज नोन एज सीमन, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी तीन डेफिनेशन हुई, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएसिस, और एक और होगी हमारी स्पर्मियोसाइटोकाइनेसिस। इसमें होगा जो आपका
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, समझ आई बात? ओके, एक बार फिर से समझने की कोशिश करो भाई, क्योंकि ना ये मतलब सीक्वेंस में दिमाग में अगर चीज बैठ गई तो एक बार में ही सेट है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहां कहां बनते हैं कि भाई मियोसिस 1 कहां हो रही है, मियोसिस 2 कहां हो रही है। ठीक है, अब यहां तो ठीक है, पहला फेज है मल्टीप्लिकेटिव फेज है, आपका जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे। स्पर्मेटोगोनियम में भी ए वाला क्या करेगा, ये और ज्यादा स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा, और ये बी वाला क्या करेगा, ये आगे ग्रो करेगा। जैसे ही ग्रो करता है तो ग्रोथ फेज हो गया। ग्रोथ कैसे करेगा, सीधी सी बात है, इसके पास क्या है, सर्टोली सेल्स हैं। क्या है, सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल का कई बार फंक्शन पूछ लेते हैं। सर्टोली सेल का न्यूरिशमेंट तो सबको पता है। इसके अलावा वो क्या करता है, एक प्रोटीन बाइंडिंग एंजाइम भी छोड़ता है। ठीक है ना, और वो क्या करता है, प्रोटीन बाइंडिंग, वो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ये किसको सप्रेस करता है, एफएसएच को सप्रेस करता है। तो हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार से होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये भी हम सीखेंगे। एक इसका अलग से टॉपिक होगा कि हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें सर्टोली सेल के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या है, एक बाइंडिंग प्रोटीन निकलता है जो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के या टेस्टिस के अंदर उसको मेंटेन करेगा। और वो क्या करता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस करेगा, उसकी रिलीज को इनहिबिट करेगा। ओके, तो यहां हमारे पास 2 आए, यहां से फिर 2 से हम क्या करते हैं, 4 बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, 1 2 3 4 बनते हैं। एक स्पर्म बनने में हम देखते हैं कहां लिखे, मिटो दो इस साइड वाला में। हो गया क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन, मियोजेनेसिस में स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल, स्पर्मिएशन में एग्जिट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टिब्यूल, स्पर्मियोसाइटोकाइनेसिस में आपका प्राइमरी से सेकेंडरी बनना। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं कि जो आपका स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म का भी आज ही खत्म कर देते हैं रोलर अप द है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ और मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, क्लियर है? ओके, तो अब हम देखते हैं बेटा, अगर हम बात करें स्पर्म की, पहले सीमन की बात करते हैं। सीमन क्या होता है आपका, सीमन होता है समाइनल प्लाज्मा, समाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इसको बोलते हैं सीमन। अब जो सीमन होता है एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन जो ये फ्लूइड है, एक बार में फ्लूइड जो बाहर निकलता है उसके अंदर हम लिख सकते हैं इन ए सिंगल इजैकुलेशन, इन ए सिंगल इजैकुलेशन ह्यूमन मेल discharge about 200 to 300 million of sperms in female reproductive tract, in female reproductive tract। यानी कि एक बार में जब इंटरकोर्स करता है मेल तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो डिस्चार्ज होता है उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। ठीक है ना, जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसके अंदर लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में अंदर जाते हैं, और जो एग से फर्टिलाइज कराएगा वो सिर्फ एक होगा, वो सिर्फ एक होगा। 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में जाएंगे। और अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन ऑफ ए स्पर्म, ये आपका 3 to 5 डेज होगा, 3 to
5 डेज होता है, बहुत जगह 48 आवर्स भी लिखा होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, 3 to 5 डेज आपका क्या होगा, लाइफ स्पैन ऑफ ए स्पर्म होगा। और फॉर्मेशन में जो टाइम लगता है, फॉर्मेशन में जो टाइम लगता है लगभग 74 डेज में एक स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो 74 डेज में स्पर्म आपका तैयार होता है। लाइफ स्पैन उसका काफी कम है, 48 आवर्स हो सकता है, या 3 to 5 डेज भी कई जगह लिखा है। तो एक सिंगल इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, इजैकुलेट होते हैं। तो सीमन क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म होता है। क्लियर हुई यहां तक बात। डिस्चार्ज का मतलब होता है कोई चीज मतलब जब निकलती है, ठीक है ना। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पेनिस, वहां से क्या होता है, स्पर्म बाहर निकलते हैं। तो स्पर्म का एक तरीके से निकलना, उसको हम डिस्चार्ज या इजैकुलेट होना बोलते हैं। क्लियर है। इसके अंदर हम अगर इसका 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम बना के उसके बाद मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज ये लिखेंगे, ठीक है। साथ में हमें एक्सप्लेन करना है डायग्राम कि किस तरीके से जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं, स्पर्मेटोगोनियम से फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ग्रोथ होती है, कैसे ग्रोथ होती है, सर्टोली सेल से न्यूरिशमेंट ली जाती है, सर्टोली सेल से न्यूरिशमेंट ली जाती है, ठीक है। लेडिक सेल्स के क्या काम है, एंड्रोजन हार्मोन वगैरह प्रोड्यूस होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्पर्म की, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। थके तो नहीं, हाँ भाई, थके तो नहीं, करवाएं फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हम बोलते हैं कि इट इज टेडपोल लाइक, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो स्विमिंग फ्रीली इन द सीमन, ठीक है। जो सीमन है, जो फ्लूइड है, उसके अंदर फ्रीली ये क्या करता है, मूव करता है। इसके बेटा 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में इसका हेड, नेक एंड टेल, ये क्या है, इसके 3 मेन पार्ट हैं। अगर हम हेड की बात करें, ये हम इसका हेड बना रहे हैं। हेड के अंदर क्या है, ठीक है, ये हेड, इसके अंदर भाई ये है आपका एक्रोजोम, क्या है, एक्रोजोम। उसके बाद एक और पोर्शन है, इसे बोलते हैं ग्लिया। अब यहां से मिडिल पार्ट यहां शुरू होता है इस प्रकार से, ये क्या है बेटा, मिडिल पार्ट है। अब मिडिल पार्ट में यहां पर सेंट्रियोल है, क्या है, सेंट्रियोल है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो फिलामेंट्स इस प्रकार से हैं, इनके अंदर ये एक स्पाइरल अरेंजमेंट है, स्पाइरल अरेंजमेंट है। और इस स्पाइरल अरेंजमेंट के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रियाज है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसी भी सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसे कितनी एनर्जी चाहिए, वो क्या काम कर रहा है। समझ में आई बात। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, जो नीट में भी आती है या कहीं पर भी पूछी जाती है, ये जो स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको बोलते हैं नेबन कॉर्न, ठीक है ना। ये स्पेशल नाम है नेबन कॉर्न। जो स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको बोलते हैं, यहां पर एक स्पेशल लेयर है जिसे मैंचेटे बोलते हैं, मैंचेट। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, ये जो है, ये टेल है, ये टेल है। और इस टेल में क्या है, 9+2 के एक्सियल फिलामेंट्स है। कौन से फिलामेंट है, एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट। 10th क्लास में जब आपका बोर्ड का एग्जाम था, तब ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेल इन द स्पर्म। शुक्राणु की पूंछ के क्या कार्य है, आया था कि नहीं आया था। इसका काम क्या है, इट गिव्स मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब क्या है, मूवमेंट,
इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या करता है, स्पर्म की मूवमेंट इस प्रकार से होती है। और स्पर्म ने क्या करना है, जो 10 से 12 सेंटीमीटर का जो एरिया है वो कवर करना है, क्योंकि इसको कहां जाना है, इसको जाना है फेलोपियन ट्यूब में। कहां जाना है, फेलोपियन ट्यूब में। उस फेलोपियन ट्यूब में इसका इंतजार कौन कर रहा है, एग। कौन कर रहा है, एग। अगर ये समय पर पहुंचता है, अगर ये समय पर पहुंचता है जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है किसी भी फीमेल में, जैसे 14 डेज को हम ओव्यूलेशन मानते हैं, अगर मान लो ये 13, 14 या 15 डेज तक फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम है। क्योंकि मान लो कि अगर ये 13th को वहां पहुंचता है और 14th को ओव्यूलेशन होता है, तो भी क्या होगा, इसकी लाइफ स्पेन जो है 3 से 5 दिन हमने बताया, 48 आवर्स हमने बताया, तो ये वहां जिंदा रहेगा। जैसे ही एग आएगा फर्टिलाइज कर देगा। अगर ये 15 डेज वहां पर पहुंचता है तो एग की लाइफ भी 24 डेज है, तब भी ये क्या करेगा, उसको फर्टिलाइज कर देगा। इसके आगे या पीछे अगर ये पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्लियर है, समझ में आया। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। इस एक्रोजोम के अंदर ही कुछ एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, दे हेल्प टू डिजोल्व द आउटर लेयर ऑफ एग। जो एग है उसकी आउटर लेयर को ये एक्रोजोम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो फिर फर्टिलाइज करता है किसके साथ, एग के साथ। ये पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में। चैप्टर अभी हमारा काफी बाकी है, लंबा चैप्टर है, लेकिन सही चल रहा है। हाँ भाई, कोई शक सवाल कुछ भी, क्लियर हुआ है टॉपिक आज का? ओके।